एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज हमारे लिटरेरी टर्म्स का डे 3 है। इससे पहले हम मैक्सिमम 18 लिटरेरी टर्म्स की बात कर चुके थे, जो एम.एच. अब्राम्स की बुक अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में डिस्क्राइब है। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉडलराइज। बॉडलराइज इज टू डिलीट फ्रॉम एन एडिशन ऑफ अ लिटरेरी वर्क passages considered by the editor to be indecent or indelicate। जो बॉडलराइज है, इसका मतलब होता है किसी भी लिटरेरी वर्क से उन पैसेजेस को हटाना जो कि इम्प्रॉपर माने जाते हैं या इंडिलिकेट माने जाते हैं। ओरिजिन ऑफ द टर्म्स अगर हम देखते हैं तो द वर्ड डिराइव्स फ्रॉम द रिवरेंड टॉमस बॉडलर। रिवरेंड टॉमस बॉडलर से ये टर्म डिराइव हुआ है। हु टाइड इट अप Shakespeare's works for family Shakespeare in 1818 by omitting, as he put it, whatever is unfit to be read by a gentleman in a company of ladies। अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, many of the commonly read works of literature such as Chaucer's works, Shakespeare's plays, Jonathan Swift's Gulliver's Travels published 1726 and the Arabian Nights were bowdlerized in order to make it appropriate for young readers। नेक्स्ट है हमारा burlesque। Burlesque is an incongruous imitation that copies the manner or matter of a serious literary work or a literary genre in verse or in prose and is usually done for the purpose of satire। ये बर्लेस जो होता है ये एक तरह का इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन है जो सीरियस लिटरेरी वर्क या लिटरेरी जेनरा होते हैं उनके मैनर या मैटर्स को कॉपी करता है। और अगर हम इसके फीचर की बात करते हैं तो इट मेक्स द इमिटेशन अम्यूजिंग बाय मीन्स ऑफ रेडिक्यूलस डिस्पैरिटी बिटवीन द मैनर एंड द मैटर। द बर्लेस में बी रिटन फॉर सटायर and the butt of the satiric ridicule may be the particular work or the genre that is being imitated। जो बर्लेस है ये स्पेशली लिखा गया है किस लिए? फॉर सटायर के लिए। और अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, पहला हाई बर्लेस, दूसरा हमारा लो बर्लेस। इन अ बर्लेस इमिटेशन द फॉर्म एंड स्टाइल में बी आइदर लोअर और हायर इन लेवल। बर्लेस इमिटेशन में हम देखते हैं कि फॉर्म और स्टाइल या तो वो लोअर हो सकता है या हायर हो सकता है, किसमें? इन लेवल एंड डिग्निटी, एंड इज डिवाइडेड इनटू हाई बर्लेस एंड लो बर्लेस। इफ द फॉर्म एंड स्टाइल आर हाई एंड डिग्निफाइड बट द सब्जेक्ट इज लो और ट्राइवियल, वी हैव हाई बर्लेस। अगर फॉर्म और स्टाइल हाई है और जो सब्जेक्ट है वो लो है तो हम हाई बर्लेस कहते हैं उसे। वहीं अगर इसका जस्ट अपोजिट होता है कि सब्जेक्ट हाई होता है और स्टाइल और मैनर जो होता है वो लो होता है तो उसे हम लो बर्लेस बोलते हैं। वैराइटीज़ ऑफ हाई बर्लेस, इसमें क्या क्या आता है? पैरोडी। पैरोडी इमिटेट्स द सीरियस मैनर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क। जो पैरोडी होता है ये इमिटेट करता है सीरियस मैनर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क को। नेक्स्ट है हमारा मॉक इपिक। मॉक इपिक क्या है? मॉक इपिक और मॉक हीरोइक पोएम इज अ टाइप ऑफ पैरोडी विच इमिटेट्स इन अ सस्टेन्ड वे बोथ द इलेबरेट फॉर्म एंड द सेरेमोनियस स्टाइल ऑफ द इपिक जेनरा। मॉक इपिक भी एक प्रकार का ये पैरोडी ही है। और अगर हम वैराइटीज़ ऑफ लो बर्लेस की बात करते हैं तो इसमें ह्यूडिब्रास्टिक पोएम है। ह्यूडिब्रास्टिक पोएम ये है, पोएम टेक्स इट्स नेम। जो ह्यूडिब्रास्टिक पोएम है ये ली गई है फ्रॉम सैमुअल बटलर्स ह्यूडिब्रास। द ह्यूडिब्रास्टिक पोएम टेक्स इट्स नेम फ्रॉम सैमुअल बटलर्स ह्यूडिब्रास विच सैटिराइज्ड रिजिड प्यूरिटानिज्म बाय डिस्क्राइबिंग द एडवेंचर्स ऑफ अ प्यूरिटान नाइट सर ह्यूडिब्रास। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम ट्राइवेस्ट्री देखते हैं तो ट्राइवेस्ट्री क्या होता है? द ट्राइवेस्ट्री मॉक्स अ पर्टिकुलर वर्क बाय ट्रीटिंग इट्स लॉफ्टी सब्जेक्ट इन अ ग्रॉसली अनडिग्निफाइड मैनर एंड स्टाइल।
नेक्स्ट हमारा है लैम्पून। सो लैम्पून इज़ अ शॉर्ट सैटेरिकल वर्क। जो लैम्पून है ये भी एक शॉर्ट सैटेरिकल वर्क होता है, और अ पैसेज इन अ लॉन्गर वर्क, and describes the appearance and character of a particular person in a way that makes that person ridiculous. It typically implies caricature, which in a verbal description exaggerates or distorts for comic effect a person's distinctive personal feature or personality trait. So जॉन ड्राइडेंस का जो ये एब्सलोम एंड अक्यूटोफिल है, इट इंक्लूड्स अ फेम्ड 25 लाइन लैम्पून ऑफ जिमरी। जॉन ड्राइडन कंटेम्प्रेरी द ड्यूक ऑफ बकिंगहम। नेक्स्ट है हमारा कार्प डियम। सो कार्प डियम का मतलब क्या होता है? ऑरिजिन ऑफ द टर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सीज द डे। लैटिन फ्रेज है फ्रॉम वन ऑफ होरेस की ओर से लिया गया है। इट हैज़ बिकम द नेम फॉर अ वेरी कॉमन लिटरेरी मोटिव स्पेशली इन लिरिक पोएट्री। सो अगर हम फीचर की बात करते हैं तो कार्प डियम में जो स्पीकर होता है वो ये एम्फेसाइज करता है कि लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग। और इट अर्जेस हिज ऑडिटर to make the most of present pleasure. The more complex poems communicate the poignant sadness और desperation. नेक्स्ट अगर हम इसके मेजर प्रैक्टिशनर को देखते हैं तो एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन हो गया हमारा, और रॉबर्ट हेरिक्स का टू द वर्जिन, टू मेक मच ऑफ टाइम, एडवर्ड वेलर का गो लवली रोज, एंड्रयू मार्वेल्स का टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, एडवर्ड फिट्जराल्ड का द रुबियात ऑफ उमर खयाम, लेडी मैरी वॉटले मॉन्टेग्यू रोट द लवर अबाइलेड। नेक्स्ट है हमारा सेल्टिक रिवाइवल। सो सेल्टिक रिवाइवल या आयरिश लिटरेरी रिनेसा वॉज अ क्रिएटिव पीरियड इन आयरिश लिटरेचर दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम अराउंड 1880 till the death of W.B. Yeats in 1939 and saw the revival of Irish history, legend and folklore in literature and the arts. तो जो सेल्टिक रिवाइवल या आयरिश लिटरेरी रिनेसा था एक प्रकार का ये क्रिएटिव पीरियड था इन आयरिश लिटरेचर में, जो कब से कब तक रहा? फ्रॉम अबाउट 1880 से लेके टिल द डेथ ऑफ W.B. Yeats 1939। और अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो द एम ऑफ सेल्टिक रिवाइवल वॉज टू क्रिएट डिस्टिंक्टिवली नेशनल लिटरेचर बाय गोइंग बैक टू Irish history, legend and folklore as well as native literary models. So these writers wrote in English. जो ये सेल्टिक रिवाइवल्स के जो राइटर थे इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, ना कि नॉट इन द नेटिव आयरिश, ना कि इन्होंने नेटिव आयरिश में लिखा है। और किसके इन्फ्लुएंस में लिखा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस नॉन आयरिश लिटरेरी फॉर्म्स। दे टर्न्ड फॉर देयर सब्जेक्ट मैटर टू मॉडर्न आयरिश लाइफ rather than to ancient past. अगर हम मेजर प्रैक्टिशनर की बात करते हैं सो पोएट्स सच एज W.B. Yeats, A.E. also called George Russell and Oliver St. John Gogarty. ड्रामाटिस्ट हैं कौन कौन से? W.B. Yeats है, लेडी ग्रीगरी है, जॉन मिलिंगटन सिंह एंड सीन ओ सीजी। नॉवलिस्ट में जॉर्ज मूर, जेम्स स्टीफेंस एंड जेम्स जॉयस हैं। स्टैंडिस ओ ग्रैंडी का है ग्रैंडीज हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड हीरोइक पीरियड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शिवेलरिक रोमांस। सो शिवेलरिक रोमांस इज अ टाइप ऑफ नैरेटिव। ये एक प्रकार का नैरेटिव है जो डेवलप्ड इन द 12th century France. It deals with the theme of courtly love and mostly describes a quest undertaken by a single knight in order to gain a lady's favor. So ये जो शिवेलरिक रोमांस ये भी एक प्रकार का ये नैरेटिव है जो 12th century फ्रांस में डेवलप हुआ है, और ये थीम ऑफ कोर्टली लव की थीम से डील करता है। और अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो इट ओरिजिनेटेड इन 12th century फ्रांस। 12th century फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ है और स्प्रेड टू द लिटरेचर ऑफ अदर कंट्रीज एंड डिस्प्लेस्ड द अर्लियर इपिक एंड हीरोइक फॉर्म्स। और अगर हम इसके फीचर्स देखते हैं तो शिवेलरिक रोमांस रिप्रेजेंटेड अ कोर्टली एंड शिवेलरिक एज
often one of highly developed manners and civility. जो इसका सेंट्रल इंटरेस्ट है दैट इज कोर्टली लव टुगेदर विथ टूर्नामेंट्स फॉट एंड ड्रैगन्स एंड मॉन्स्टर्स स्लेन फॉर द damsel's sake. It stresses the chivalric ideals of courage, loyalty, honor, mercifulness to an opponent and elaborate manners. नेक्स्ट अगर इसकी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सो द रिकरेंट मटेरियल्स ऑफ मेडिवल चिवैल्रिक रोमांसेस हैव बीन डिवाइडेड बाय स्कॉलर इनटू 4 क्लासेस ऑफ सब्जेक्ट. सो जो मटेरियल है बाय द चिवैल्रिक रोमांसेस के द्वारा इसको 4 क्लासेस ऑफ सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है द मैटर ऑफ ब्रिटेन, इसमें दैट इज सेल्टिक सब्जेक्ट मैटर स्पेशली स्टोरीज सेंटरिंग ऑन द कोर्ट ऑफ किंग अर्थर. जो इसमें स्टोरीज है वो किस पे सेंटर है, ऑन द कोर्ट ऑफ किंग अर्थर पे सेंटर्ड है. और द मैटर ऑफ रोम, द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी इंक्लूडिंग द एक्सप्लॉइट्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड ऑफ द हीरोज ऑफ ट्रोजन वॉर. और इससे बिलोंग करते हैं जॉफ्री चौसर्स ट्रोइलस एंड क्रिसीड बिलोंग्स टू दिस क्लास, द मैटर ऑफ रोम. नेक्स्ट है हमारा द मैटर ऑफ फ्रांस, सो चार्ली मैगन एंड हिज नाइट्स. नेक्स्ट है हमारा द मैटर ऑफ इंग्लैंड, इसमें हीरोज सच एज किंग हॉर्न एंड गाय ऑफ वॉरविक ये रखे गए हैं. इसके बाद है हमारा मेजर प्रैक्टिशनर की बात करते हैं सो जॉफ्री चौसर्स का ट्रोइलस एंड क्रिसीड है, सर गैवन एंड ग्रीन नाइट है, और है सर टॉमस मेलडीज का मॉर्टी डी अर्थर है. ये क्या है, इज एन इंग्लिश वर्जन इन प्रोज ऑफ एन अर्लियर अर्थरियन साइकिल. नेक्स्ट है हमारा कोरस. सो कोरस क्या होता है, इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं. एमंग द एंशियंट ग्रीक्स द कोरस वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल वियरिंग मास्क्स हु sang or chanted verses while performing dance like maneuvering at religious festival. So अगर हम एंशियंट ग्रीक की बात करते हैं तो कोरस एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो बेसिकली मास्क पहनते थे, जो वो गाना गाते थे और वर्सेस को भी चैंट करते थे वाइल परफॉर्मिंग, जब वो डांस परफॉर्म कर रहे होते थे, लाइक मैन्यूवरिंग एट रिलीजियस फेस्टिवल्स. सो द कोरस प्लेड अ मेजर रोल इन ग्रीक ट्रेजेडी. इन्होंने ग्रीक ट्रेजेडी में मेजर रोल प्ले किया है. They served mainly as commentator on the dramatic actions and events. They expressed traditional moral उन्होंने किया है ट्रेडिशनल मॉरल रिलीजियस एंड सोशल एटीट्यूड्स को वो एक्सप्रेस करते थे. विद यूरोपाइट्स द कोरस एज्यूम्ड प्राइमरली अ लिरिक फंक्शन. और द ग्रीक ओड डेवलप्ड बाय पिंडार was also chanted by a chorus. Roman playwrights such as Seneca took over the chorus from the Greeks in the mid-16th century. Some English dramatists, कुछ इंग्लिश ड्रामाटिस्ट जैसे कि कौन है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्टन एंड सैक्वाइल इन गार्ड वोडक इमिटेटेड द सेनिकन कोरस को इमिटेट किया है. इसके बाद द क्लासिकल टाइप ऑफ कोरस वॉज नेवर वाइडली एडॉप्टेड बाय इंग्लिश ड्रामेटिक राइटर्स. The use of a chorus of singers and dancers survives only in opera and in musical comedies. During the Elizabethan age, the term chorus was applied also to a single person who spoke the prologue and epilogue to a play. अगर हम एलिजाबेथ पीरियड की बात करते हैं तो जो हमारा टर्म कोरस है ये अप्लाइड हुआ है एक सिंगल पर्सन से, जो क्या बोलता है, प्रोलॉग बोलता है और इपिलॉग बोलता है किस प्ले में. एंड समटाइम्स इंट्रोड्यूस्ड ईच एक्ट एज वेल, कभी कभी वो हर एक्ट को भी इंट्रोड्यूस करता था. सो दिस कैरेक्टर सर्व्ड एज द ऑथर्स व्हीकल फॉर कमेंट्री ऑन द प्ले एज वेल एज फॉर एक्सपोजिशन ऑफ इट्स सब्जेक्ट, टाइम एंड सेटिंग एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग ऑफ स्टेज. सो मॉडर्न स्कॉलर यूज द टर्म कोरल कैरेक्टर. जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं उन्होंने द टर्म कोरल कैरेक्टर यूज़ किया है और इट रिफर्स टू अ पर्सन विद इन द प्ले who stands apart from the action and by his comments provides the audience with a special perspective on the other characters and events. So choral character is sometimes applied also to one or more persons in a novel who represent the point of view of a community or of a cultural group. So choral character जो है वो किससे अप्लाई होता है, इज अप्लाइड टू किसी एक इंसान या
अप्लाई टू वन और मोर पर्सन, एक या एक से अधिक पर्सन के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो स्पेशली नॉवेल में जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, किसके पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कम्युनिटी और अ कल्चरल ग्रुप के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो द टर्म कोरस ऑल्सो सिग्निफाइज रिकरेंट स्टेंजा इन अ सॉन्ग। सो जो द टर्म कोरस है ये रिकरेंट स्टेंजा इन अ सॉन्ग को भी सिग्निफाइज करता है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।